नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत से, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम देते हैं तो भारतीय इतिहास से वहाँ पर क्वेश्चन जरूर से बनते हैं। और ये निरंतर यहाँ देख सकते हैं आप कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। SSC में पूछे गए हैं, BPSC में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही UK SSC और UK PSC एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, अगर आपने वॉच नहीं करी है उसको ज़रूर से वॉच करें आप, ठीक है। तो उसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन देखे दोस्तों, इतिहास से जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वह हमने उस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, उसको आप पहले ज़रूर से वॉच करें, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ चैनल के साथ, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो को, ठीक है। तो आपको यहाँ से निश्चित तौर पे फ़ायदा ज़रूर से होगा दोस्तों, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बुक मैंने यहाँ से बुक से मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव ये बुक है दोस्तों, 2024 का प्रकाशन है इसका, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहें। और वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताएं, उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखेंगे, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, या फिर पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, या साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं, या फिर साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत नहीं की जा सकती है। तो तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों से दोस्तों हमें पुरातत्व संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि हमें ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होती है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें वहाँ पे अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं दोस्तों इतिहास के बारे में, तो वह अधिक प्रमाणिक होते हैं साहित्यिक स्रोत यानी कि लिखित स्रोतों की तुलना में, ठीक है। आगे है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है दोस्तों? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह दी गई है दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह दोस्तों पुराण नहीं माना जाता है, उपनिषद माना जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ और संहिता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि है ही नहीं? तो यह मानता है दोस्तों महाभारत। तो महाभारत के अनुसार जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में नहीं है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व भर में नहीं है। तो यह महाभारत में कहा गया है। आगे है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है यह बताना है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों वह है बौद्धों का, ठीक है, बौद्ध का ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आगे है, जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो जातक भी यहाँ पे किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है एक जातक, ठीक है। आगे है, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? तो किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का एक रूप है दोस्तों, तो किसका है? तो ये है नागसेन, ठीक है। नागसेन और मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न जो है वो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक संवाद है। आगे है, निम्नलिखित में किसका तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है दोस्तों? तो इसका आंसर यहाँ पे होगा हमारा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है दोस्तों, उसकी तुलना प्रिंस मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों, तो राजनीतिक नीतियाँ बताई गई हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। जो कौटिल्य की पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र, उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। आगे है कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, तो कल्हड़ की कौन सी पुस्तक है इसमें, वह है राजतरंगिणी, जिसमें ये कश्मीर के इतिहास का भी पता चलता है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, बीपीएससी 2011 में बतौर पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे। कल्हड़ की पुस्तक जो है राजतरंगिणी है। आगे अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि इसके लेखक है दोस्तों, अष्टाध्यायी के, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक अगर पूछा जाता है तो पाणिनि इसके रचिता हैं। आगे है महाभाष्य के रचनाकार का नाम है दोस्तों, तो महाभाष्य के रचना का नाम यहाँ पे पतंजलि है। पतंजलि क्या है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था, तो नायक कौन था दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र किसका नाटक है दोस्तों, किन्होंने लिखा है, तो यह कालिदास जी ने लिखा है। और इसका जो नायक है दोस्तों वह है यहाँ पे अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र इसका नायक है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो हर्षचरित दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है बाण भट्ट द्वारा, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुस्तकें क्वेश्चन बने हुए हैं ये निरंतर आप देख सकते हैं, एसएससी 2002, बीपीएससी 2015, यूपीपीएससी 1998, तो हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो विक्रमांक चरित के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे हमारे बिल्हण, ठीक है। बिल्हण क्या है, विक्रमांक चरित के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है दोस्तों, तो चंद्रबरदाई किसकी है, चंद्रबरदाई ने कौन सी यहाँ पे ग्रंथ लिखा है, यहाँ पे वही बताना है हमें। तो उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो कौन सा नहीं था दोस्तों, तो हेरोडोटस कौन था जो कि सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। हेरोडोटस क्या है दोस्तों, खुद ही इतिहासकार, ये कि यूनानी इतिहासकार थे, जो इतिहास का पिता भी इन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, इनमें से, ठीक है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले भारत का दौरा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे दोस्तों, तो वह थे हमारे मेगास्थनीज, ठीक है। तो सर्वप्रथम मेगास्थनीज जो थे भारत का दौरा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, तो मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हर एग्जाम में निरंतर पूछी गई है, तो इंडिका इसकी क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तक है मेगास्थनीज की। अगला है जियोग्राफिया की रचना किसने की थी, तो जियोग्राफिया की रचना किसने की थी दोस्तों, तो जियोग्राफिका की रचना की थी यहाँ पे स्ट्रेबो ने, ठीक है। स्ट्रेबो ने क्या की थी, जियोग्राफिया इनकी एक रचना है महत्वपूर्ण स्ट्रेबो की। अगला क्वेश्चन है प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो प्लिनी की पुस्तक का यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे तो नेचुरलियस हिस्टोरिका क्या है दोस्तों, ये प्लिनी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन की सी, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है दोस्तों, यह है हमारी अज्ञातनामा, यूनानी लेखक जो उनकी रचना है। अज्ञातनामा यूनानी लेखक थे दोस्तों, अज्ञातनामा उनकी यह एक रचना है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ठीक है। तो ये जो है वैदिक और ये जो इतिहास से हमें पता चलता है, ऐतिहासिक जो हमारे स्रोत हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ते रहेंगे तो वैसे ही हम इतिहास के हर एक चैप्टर की सीढ़ी चढ़ेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बनेंगे। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था दोस्तों, तो फाहियान कहाँ का निवासी था, फाहियान दोस्तों चीन का निवासी था। हेनशान हो गए और फाहियान हो गए, दोनों कहाँ के निवासी थे, तो चीन के यह निवासी थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये क्या आए थे, गुप्त काल जो चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल था उनका, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे, तो उनके ही शासनकाल में फाहियान क्या हुआ, भारत आया। आगे हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों, तो हेनसांग क्या था,
ऐसा यात्री था जो इनमें से जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो रूहमा कहकर संबोधित किया किसने? अरबी यात्री जो थे सुलेमान शिको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा पाल। ठीक है, तो पालों को क्या कहा उन्होंने? साम्राज्य को रूहमा कहकर उन्होंने संबोधित किया, पाल वंश को। आगे है अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों? तो महमूद गजनवी जो था दोस्तों, महमूद गजनवी अल-बरूनी उसके शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था दोस्तों? तो वो क्या है? मोरक्को का यात्री था जो कि भारत आया था, और ये मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। आगे है दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोरक्को का यात्री था, और किसके शासनकाल में यह भारत आया था दोस्तों? तो यह आया था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। आगे है फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने टाइमिंग दी है यहाँ पे 43-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख ने राजदूत अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो यह विजयनगर के एक शासनकाल थे, किसके समय में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या की थी? विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों। तो विजयनगर की यात्रा की थी इन्होंने देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों हमारा 1861 ईस्वी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद करके चलना है। कब हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना? तो 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय पुरातत्व का जनक यहाँ कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इनका नाम अभी हम देखेंगे आगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे है निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल को कहा जाता है दोस्तों। नहीं, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का कह रहा है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज करता थे वो थे दयाराम साहनी, जिन्होंने सन 1921 में, ठीक है, 1921 में क्या की थी? इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष से की गई थी? तो 1921 में यह की गई थी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज। और किसने की थी यहाँ पे? दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है दोस्तों? तो वह कौन है जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? वह है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी क्या करते हैं दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं, और 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे दोस्तों, वह थे यहाँ पे हमारे सर जॉन मार्शल। ठीक है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खुदाई का काम जारी हुआ था। तो इसके जो प्रभारी थे वहाँ पे वो थे सर जॉन मार्शल। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे बताना है हमें। तो यह है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करने वाला एक, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो यह एक जरिया है, ठीक है, जिससे सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक वेद देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासित्य का उल्लेख मिलता है। क्या यह कथन सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है, तो यही कथन हमारा सही है। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, बुगाजकोई अभिलेख भी हम संबोधित करते हैं, तो उनमें 4 वैदिक देवताओं का हमें क्या पता चलता है? इंद्र, वरुण, मित्र व नासित्य का, ठीक है, इनका हमें उल्लेख मिलता है बुगाजकोई अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो प्रथम अंग्रेज कौन था जिन्होंने
अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, तो वह जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद करके चलना है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अगर पूछे तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में किस भाषा व लिपि में है। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों किस भाषा और किस लिपि में है, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में यह लिखित हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा सकता है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं, सरेकुना और गांधार से यह प्राप्त हुए। कंधार से, सरेकुना कंधार से प्राप्त हुए हैं। आगे है, अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है, तो किस लिपि का प्रयोग किया है दोस्तों, तो खरोष्टी लिपि का यहाँ पे प्रयोग किया है। जो कहाँ से, मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों, वह कौन सी लिपि है, तो वह लिपि थी दोस्तों खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, बाईं से दाईं ओर, यानी कि यहाँ से ऐसे लिखते हैं, तो खरोष्टी लिपि को हम क्या करते थे, दाईं से बाईं ओर लिखते थे, तो यह आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। आगे है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा केवल वासुदेव से। ठीक है, केवल वासुदेव से यह संदर्भित है, तो यह यूपीपीएससी 1999 में पूछा गया है। तो निरंतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, यहाँ पे कौन सा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा है, जूनागढ़ अभिलेख है, नानाघाट है या नासिक अभिलेख है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। आगे, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो किस राजा द्वारा जारी किया गया दोस्तों, यह किया गया शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा यह जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है दोस्तों, तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो यह किसके अभिलेख में मिलता है हमें दोस्तों, यह मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, हमें रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो किस यहाँ पे अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख एक साथ मिलता है हमें, तो यहाँ कौन सा है, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है दोस्तों, उसमें हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख एक साथ पढ़ने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 करवाऊंगा क्योंकि लंबी ज़्यादा हो जाती है वीडियो, फिर आपका मन लगेगा नहीं। ठीक है, तो अगला जो यहाँ से अगले जो 51वां क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपाधियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपाधियों का, ठीक है, उपाधियों नहीं दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो किस अभिलेख में दोस्तों यह उपलब्ध है, यह है प्रयाग के अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में यह उपलब्ध है। तो आज की वीडियो में इतने आंसर से देते हो 50 क्वेश्चन आंसर थे, तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन आंसर, तो कमेंट करके जरूर से बताएं। यहाँ से निरंतर पूछे जाते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो कि लूसेंट की बुक है, यहाँ पे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें निरंतर जितने हो सके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और अपना जो है सामान्य ज्ञान को और भी मजबूत करना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो इतिहास से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हम यहाँ से संविधान की सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक दो वीडियो ऐसे करके अगर वीडियो इतिहास की आ रही है तो एक वीडियो वहाँ पे संविधान की मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। ठीक है, तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।